Hello friends, so once again welcome to all in my YouTube channel. So today here we will discuss the three terminology: impotency, frigidity and sterility. So we will go this terminology one by one. Let's begin. The first one is that nothing but impotency. Impotency is nothing but it is generally applied to the inability of the male to achieve the orgasm or maintain the penile erection. मीनिंग क्या हुआ? इनएबिलिटी टू मेंटेन ऑर्गेजम बाय मेल या फिर इनएबिलिटी टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ कॉइटस बाय मेल, then we will give the a kind of terminology that is nothing but impotency. तो impotency जो terminology है ना, ये normally confined कर रहा है male के towards, जहाँ पे impotency is generally applied to the inability of the male to achieve orgasm or to maintain the penile erection. Now today's time the erectile dysfunction is preferred to the impotency of the male. Normally हम क्या बोलते हैं? The male is impotent. तो impotent means a kind of normally हमें क्या इसे पता करना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है एंड दैट्स वाई जो मेल है उसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्टेंट बोलेंगे. तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अभी के टाइम में, टुडे के टाइम में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज प्रेफर्ड टू से इंपोर्टेंसी ऑफ द मेल. जितने भी मेल सेक्सुअल जो डिसफंक्शनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं इन्वॉल्विंग काइंड ऑफ इनएडिक्वेंसी ऑफ द इरेक्शन, ओके, या फिर प्रॉब्लम विथ एमिशन, प्रॉब्लम विथ इजैकुलेशन, प्रॉब्लम विथ ऑर्गेजम, अल्टीमेटली टोटल दे आर कॉल्ड एज अ मेल सेक्सुअल डिसफंक्शनल डिसऑर्डर्स और यू कैन से डिसीजेस. तो what you understand with the impotency is nothing but inability to perform the act of coitus by male. Then we will give the terminology called as a kind of impotency. Okay, now impotency may be either temporary or permanent. तो causes हम इसको देखते हैं वन बाय वन. तो जस्ट मैंने आपको बताया कि impotency may be either temporary or permanent. We can cure this impotency or we can you can say reverse this impotency in the male. How? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द काइंड ऑफ कॉसेज देखते हैं क्या क्या कॉसेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्पोटेंसी. तो देयर आर से बहुत सारे कॉसेज बताए गए. एक्सट्रीम एज मीन्स वेरी यंग एज है, ओल्ड एज है, तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ इम्पोटेंसी यानी कि जो पिनाइल जो इरेक्शन है, ओके, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है जिन्हें हम नॉर्मली बोलते हैं, तो पिनाइल इरेक्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा एक्सट्रीम एज. ऑर्गेनिक कॉसेज में अल्टीमेटली दो टाइप हमने इसको बाइफर्केट किया है. स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द रिप्रोड्यूस सिस्टम, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक कॉज बोल रहे हैं. तो ऑर्गेनिक कॉज में दो हमारे अल्टीमेटली आएंगे. कंजेनाइटली हो सकता है ये ऑर्गेनिक कॉज, या फिर यू कैन से बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है. तो स्ट्रक्चरली जो एबनॉर्मलिटीज है रिप्रोड्यूस सिस्टम में मेल के, दे मे बी हैपन बाय टू वे. एक तो कंजेनाइटली, एक तो अक्वायर्ड. तो कंजेनाइटली मीन्स अ काइंड ऑफ क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, ओके, या फिर टेस्टिकुलर फेलर है. तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ये कंजेनाइटल है. टेस्टिकुलर फेलर है या फिर क्रिप्टोकार्डिज्म है, टेस्टिस डिसेंडेंट नहीं हुआ है. तो टेस्टिस डिसेंडेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली पिनाइल इरेक्शन दैट विल नॉट हैपन ड्यू टू नॉट काइंड ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन. ओके, देन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज लाइक फियोमाइसिस है या फिर यू कैन से एपिस्पैजिटिस. ओके, तो फायोमिसिस एंड एपिस्पैडियस ये अगर प्रॉब्लम रहेगा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज रहेगा, व्हाट इज नथिंग बट फायोमिसिस. फायोमिसिस मीन्स अ टाइट फोरस्किन कैन नॉट बी पुल्ड बैक. ओके, तो हाउ यू कैन से फाइमोसिस क्या मैंने आपको बताया कि टाइट फोरस्किन कैन नॉट बी पुल्ड बैक मीन्स अ काइंड ऑफ यू ऑल नो वेरी वेल कि जो पेनिस रहता है दैट इज यू कैन से उसको काइंड ऑफ ओपन करना पड़ता है. ओपन करना मीन्स अ काइंड ऑफ फोरस्किन रिमूव करने के बाद अ काइंड ऑफ वजाइनल पेनिट्रेशन करना पड़ता है. बट if suppose that foreskin is covering the kind of opening of the urethra या फिर opening of the penis, तो डेफिनेटली पेनाइल जो यूरेथ्रा है वही अगर ओपन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वजाइनल पेनिट्रेशन अगर होगा भी तो काइंड ऑफ जो हमारा एमिशन है, ओके, यानी कि जो सीमेन का जो एमिशन होगा वो नहीं होगा. ओके, तो फाइमोसिस, एपिस्पैडियसिस मीन्स द ओपनिंग नॉट नॉर्मल. ओके, यानी कि जो यूरेथ्रल जो पिनाइल यूरेथ्रल की जो ओपनिंग है ना दैट इज नॉट नॉर्मल, वो अलग जगह पे है कहीं. एंड दैट्स वाई प्रॉपर यू कैन से जो वजाइनल जो पेनिट्रेशन होगा ना वो दैट मच एक्सटेंड बराबर नहीं होगा. ओके, तो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज में फाइमोसिस, एपिस्पैडियसिस, क्रिप्टोकार्डिज्म है, टेस्टिकुलर फेलर है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, ये हमारे कंजेनिटल ऑर्गेनिक कॉसेज हैं. एक्वायर्ड ऑर्गेनिक कॉसेज में देखते हैं पार्शियल और कंप्लीट एम्पुटेशन ऑफ द पेनिस, ओके, या फिर प्री प्यूरेटल अगर कोई यू कैन से कॉन्स्ट्रक्शंस है, या फिर लोकल डिसीज लाइक हाइड्रोसील है, फिलियरेसिस है, या फिर इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया या फिर कार्सिनोमेटा kind of infection है. Definitely due to this kind of infection, due to this kind of partial or complete amputation of the penis, definitely there will not erectile you can say penetration. Okay, तो kind of जो penis है वो that will not erect and that's why definitely there is no vaginal penetration or no there is a you can say orgasm.
तो a kind of act of coitus that will not happen properly if you have a kind of organic causes like congenitally रहेगा या फिर acquired है, तो by any way अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा डेफिनेटली जो इरेक्टाइल जो पेनिट्रेशन है या फिर इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन है, ओके, जहाँ पे पिनाइल इरेक्शन जो नॉर्मल नहीं रहता है, ये सभी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एटोनिक कॉसेस में देखते हैं, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम सप्लाइंग द, अभी हमने 3 रीजन देखा, एक्सट्रीम एज रहेगा या फिर ऑर्गेनिक कॉज रहेगा, थर्ड वन इज एटोनिक कॉज। एटोनिक कॉज मीन्स अ काइंड ऑफ जो टोनिसिटी है ना, पेनिस की जो टोनिसिटी है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाउ वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी सिस्टम है उसको एक्ट करने के लिए देर शुड बी अ काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अगर प्रॉपर रहेगा डेफिनेटली देन ओनली अ काइंड ऑफ इरेक्शन या फिर कोई भी मसल का रिलैक्सेशन होना या फिर मसल कॉन्टैक्ट होना, दैट विल डिपेंड ऑन द एटीपी, बट डेफिनेटली दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द यू कैन से नर्वस सिस्टम ऑल्सो, ओके। तो नर्वस सिस्टम शुड एक्टिवेट टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। इन दैट सेम वे एटोनिक कॉज मीन्स अ काइंड ऑफ जो पेनिस है दैट शुड नॉट बी यू कैन से अटोनिक, ओके, दैट शुड बी इन टोनिक कंडीशन। तो अटोनिक कैसे उसको अचीव होता है? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम सप्लाइंग द जेनिटेलिया विदाउट एविडेंस ऑफ एनी लीजन ऑफ CNS कॉल एज अ एटोनिक कॉज। लाइक ट्रॉमेटिक कॉज हो गया, तो ट्रॉमा, ब्लो टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फोर्सफुली कोई ब्लो लगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, काइंड ऑफ जो पेनिस पे अगर कोई यू कैन से फोर्सफुली कोई ब्लो लगा है, तो डेफिनेटली देर इज अ यू कैन से लॉस ऑफ टोनिसिटी ऑफ द पेनिस, ओके, एंड दैट्स वाई अटोनिक पेनिस रहेगा। एंड डेफिनेटली देर इज जो पिनाइल जो इरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, एंड वजाइनल पेनिट्रेशन बराबर नहीं होगा, एंड दैट्स वाई जो इंटरेस्ट है एक्ट ऑफ कॉइटस अगेन वो नहीं होगा, ओके। तो अटोनिक जो कॉज है ना, ट्रॉमेटिक कॉज रहेगा, ट्रॉमेटिक की वजह से भी वो अटोनिक हो सकता है। फार्माकोजेनिक कॉज से भी हो सकता है। फार्माकोजेनिक मीन्स ड्यू टू अ ड्रग, ओके, ड्यू टू ड्रग लाइक एक्सेसिव डोसेस और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सेडेटिव्स या फिर पैरासिम्पेथेटिक जो एजेंट्स होते हैं लाइक इथेनॉल, ओपियोइड्स या फिर कोकीन वगैरह। तो ये सभी एक्सेसिव मैनर में अगर कोई मेल अगर यूज़ करेगा तो एज अ ड्रग इफेक्ट देर में चांस की टोनिसिटी ऑफ द जो पेनिस है वो लॉस हो सकती है, ओके। देन थर्ड वन इज अटोनिसिटी ऑफ द जो पेनिस के लिए जो थर्ड कॉज है दैट इज अ डिसीज। तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी और ट्यूमर ऑफ द कॉर्डिया इकोना अगर रहेगा तो डेफिनेटली जो एक ऐसा नर्व का जो इनर्वेशन है प्रॉपर तरीके से वो नहीं होगा, और अगेन द टोनिसिटी ऑफ द पेनिस दैट विल नॉट हैपन, ओके। तो द नेक्स्ट वन इज हमारा फोर्थ कॉज आएगा पैरेटिक कॉज। पैरेटिक कॉज मीन्स व्हेन देयर इज अ नर्व डैमेज दैट इज कॉल्ड द पैरेटिक कॉज। तो ड्यू टू लीजन इन द CNS और स्पाइनल कॉर्ड लाइक पैरालिसिस में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे अ काइंड ऑफ यू कैन से हेमीपैरेसिस है या फिर पैराप्लेजिया है, तो जहाँ पे पूरी बॉडी काइंड ऑफ पैरालाइज हो गई है या फिर हाफ पार्ट ऑफ बॉडी अगर पैरालाइज हो गया है, तो डेफिनेटली देर इज नो मेल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ कॉइटस, ओके। फंक्शनल कॉसेज में हमारे बहुत सारे कॉसेज हैं, डिपेंड ऑन द मेंटल कॉम्प्लेक्स अगेन। तो फियर है, एंजाइटी है ड्यूरिंग द फर्स्ट नाइट ऑफ द ब्रिज ग्रूप इम्पोर्टेंसी, ओके। तो फंक्शनल कॉज में फियर, एंजाइटी डिपेंड ऑन द, ये फंक्शन जो कॉज है ना हमारा डिपेंड ऑन द मेंटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो फियर और एंजाइटी की वजह से जो फर्स्ट नाइट होती है आफ्टर मैरिज जो फर्स्ट नाइट होती है उसमें ब्रिज ग्रूप इम्पोर्टेंसी मीन्स अ काइंड ऑफ ड्यू टू फियर और एंजाइटी की वजह से दैट मेल विल नॉट यू कैन से कम विद द सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ फीमेल और विथ हिज वाइफ, ओके। एंड डेफिनेटली ये क्या है, फियर और एंजाइटी की वजह से अ काइंड ऑफ ब्रिज ग्रूप ये इंपोर्टेंसी है, ओके। फर्स्ट नाइट ये क्या है, जो आफ्टर मैरिज जो फर्स्ट नाइट होता है, ओके, तो उसके अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो रिलेशनशिप है उसमें जो इंपोर्टेंसी होती है दैट इज कॉल्ड द ब्रिज ग्रूप इंपोर्टेंसी, ओके। तो ब्रिज ग्रूप जो इंपोर्टेंसी है दैट इज हैपन ड्यू टू द फियर एंड एंजाइटी ऑफ द मेल, ओके। देन सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर्स है। एवर्जन मीन्स यू कैन से पर्टिकुलर फीमेल्स जो है उसको क्या करना, रिफ्यूज करना। तो परसिस्टेंस और रिकरेंट एवर्जन टू एंड अवॉइडेंस ऑफ ऑल जेनेटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द सेक्सुअल पार्टनर्स कॉल एज अ सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर्स। तो ये मेल में हो सकता है कि वो किसी भी फीमेल्स के साथ काइंड ऑफ जेनेटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता, एंड दैट्स वाई ही इज नॉट इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। देयर मे हैपन दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर्स। एक्सेसिव पैशन मीन्स लीडिंग टू प्रीमैच्योर ejaculation. Again, this is the leading cause of our this kind of impotency in the male. There is a premature ejaculation due to excessive passion of the male, okay. If the male is you can say excessive passionate, definitely there is a premature ejaculation may happen. Then sexual overindulgence, the commonest reason for impotency in male is generally due to the one of the above functional causes. So above functional causes में हमने क्या देखा, sexual overindulgence
एक्सेसिव पैशन अगर रहेगा मेल तो अ काइंड ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। सेक्सुअल अवर्जन डिसऑर्डर्स है, और हमने जो फर्स्ट जो देखा था ड्यू टू फियर और एंजाइटी देयर इज यू कैन से फर्स्ट नाइट या फिर ब्रिज ग्रूम जो इंपोर्टेंसी है वो देखने को मिल सकता है। नाउ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस अगर इंपोर्टेंसी का देखेंगे तो सिविल केस और क्रिमिनल केसेस दोनों केस में देखने को मिलता है। इफ इंपोर्टेंसी डेवलप बिफोर मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज देन इट कम्स अंडर द नल एंड वॉइड। ओके, तो इफ इंपोर्टेंसी डेवलप बिफोर मैरिज एट द टाइम ऑफ यू कैन से बिफोर द मैरिज एंड और द एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो डेफिनेटली ये जो मैरिज है ना ये नल एंड वॉइड मैरिज हो जाएगा। मतलब अगर किसी फीमेल को पता है कि ये काइंड ऑफ बिफोर मैरिज या फिर यू कैन से एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर वो इम्पोर्टेंसी या फिर जिससे वो काइंड ऑफ मैरिज कर रही है, अगर वो सपोज वो मेल इम्पोर्टेंट है मेल और उसको पता है, यू कैन से उसको पता भी नहीं है, लेकिन अगर मैरिज हो जाता है और वो पर्सन अगर यू कैन से अगर लीगली के थ्रू अगर उसको डिटेक्ट किया जाए और बाद में ऐसा अगर पता चलता है कि पहले से ही मेल इम्पोर्टेंट था और उसने बिना बताए काइंड ऑफ ये मैरिज किया है, तो डेफिनेटली दैट मैरिज विल बी नल एंड वाइड। ओके, तो नलिटी ऑफ मैरिज मीन्स मैरिज विच डिक्लेयर एज अ नल एंड वाइड मीन्स टोटली इनवैलिड एज पर लॉ, टू इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, if impotency develop after marriage then a kind of जो female है that can ground for divorce also। okay, in divorce there is a dissolution of previous valid marriage between the two individual, husband and wife के बीच में dissolution हो रहा है valid marriage का। तो impotency अगर before marriage होगा या फिर यू कैन से एट द टाइम ऑफ मैरिज होगा, डेफिनेटली फीमेल वो क्लेम कर सकती है फॉर दिस मैरिज एज अ नल एंड वॉइड मैरिज। ओके, लेकिन आफ्टर द मैरिज अगर वो इम्पोर्टेंसी मेल में अगर आता है तो डेफिनेटली female can ground for divorce। okay, there is a dissolution of previous valid marriage। okay, तो a man may claim compensation for an injury that has allegedly rendered him impotent। तो जिस काइंड ऑफ जिस कॉज के जैसे इसको इम्पोर्टेंट हुआ है उसके लिए भी अ काइंड ऑफ कंपनसेशन फॉर एन इंजरी ये मेल मैन भी है कर सकता है। ये सभी हमारे क्या सिविल केसेस के मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। क्रिमिनल केसेस में देखिए, इन क्रिमिनल केसेस ऑफ एलिज देर इज अगर नेचुरल और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर होता है और मैन को अगर फंसाया जाता है, अगर कोई मैन को या फिर किसी पर्सन लाइक मैन को अगर किसी मैन को अगर फंसाया जाता है कि काइंड ऑफ जो सेक्सुअल नेचुरल में हमारे बहुत सारे काइंड ऑफ यू कैन से रेप है, काइंड ऑफ अडल्ट्री है, तो ये सभी अगर प्रॉब्लम्स है या फिर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस है, तो इस काइंड ऑफ ये सभी नेचुरल एंड अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में अगर किसी मेन को अगर फंसा जाता है और वो मेन अगर इम्पोर्टेंट है तो डेफिनेटली द एक्यूज में प्लीड दैट ही इज इम्पोर्टेंट एंड सो कैन नॉट बी चार्ज विद द क्राइम। तो इस क्राइम से वो सेव हो सकता है। अगर वो इम्पोर्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली वो ऐसा वो बोल सकता है, ही कैन क्लेम कि आई एम इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई कांट परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्ट, तो ही मे सेव विद दिस क्राइम। ओके, फोर्थ हमारा ये देखिए, इन सिविल केसेस में जो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी रहता है, डिस्प्यूटेड फादर मे क्लेम दैट ही इज इम्पोर्टेंट एंड देयरफॉर कुड नॉट हैव द फादर ऑफ दिस चाइल्ड। ओके, तो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी हो सकता है। दिस इज द मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ अवर इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी अगर फीमेल में रहेगा ना तो उसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, हम उसको फ्रिजिडिटी बोलते हैं। तो करेक्ट टर्म फॉर इम्पोर्टेंसी इन द फीमेल कॉल एज अ फ्रिजिडिटी, डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू टेक पार्ट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ फीमेल कॉल एज अ फ्रिजिडिटी। ओके, तो लाइक मेल हमने इम्पोर्टेंसी बोला, फ्रिजिडिटी कुड बी आइदर टेम्पररी और परमानेंट। कॉजेज ऑफ फ्रिजिडिटी अगर बात करें तो देयर इज अ परमानेंट फ्रिजिडिटी ड्यू टू साइकोजेनिक इन नेचर। साइकोजेनिक इन नेचर मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से जैसे मैंने बताया साइकोजेनिक ये नेचर है, साइकोजेनिक फैक्टर है, यानी कि मेंटल ट्रॉमा हुआ है फीमेल को। परमानेंट फ्रिजिडिटी कैसे हो सकता है उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको। तो देयर इज द कॉसेज ऑफ फ्रिजिडिटी, उसमें परमानेंट फ्रिजिडिटी और टेम्पररी फ्रिजिडिटी हमने दो कैटेगराइज किया है। परमानेंट फ्रिजिडिटी के कौन कौन से रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो रिजल्ट मोस्ट ऑफन आइदर सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये हो सकता है, या फिर ट्रॉमेटिक सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग द एडल्टहुड। तो ये अगर होगा, परमानेंट फ्रिजिडिटी मैंने आपको क्या बताया, अल्टीमेटली साइकोजेनिक ये नेचर होता है। जैसे जो इम्पोर्टेंसी है फीमेल में हम क्या बोलते हैं उसको फ्रिजिडिटी बोलते हैं, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्पररी भी हो सकता है। टेम्पररी अगर रहेगा तो उसको हम काइंड ऑफ उसको प्रॉपरली तरीके से डायग्नोस करके प्रॉपरली तरीके से यू कैन से, तो वी कैन चेंज देयर काइंड ऑफ यू कैन से मेंटल यू कैन से डाइवर्शन। हाउ वी कैन चेंज दिस डाइवर्शन। तो अगर परमानेंट फ्रिजिडिटी रहेगा तो डेफिनेटली वी कांट चेंज इट, लेकिन टेम्पररी फ्रिजिडिटी हम चेंज कर सकते हैं फीमेल में। ओके, तो परमानेंट फ्रिजिडिटी जैसे मैंने आपको बताया साइकोजेनिक इन नेचर का होता है, रिजल्टिंग मोस्ट ऑफन आइदर ड्यू टू द सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड
or traumatic sexual assault during the adulthood. These are the most you can say important cause for our permanent frigidity. Okay, so it manifests as either like sexual aversion disorders like persistence, recurrent aversion, or you can say refusing avoidance of all genital sexual contacts with the sexual partners. तो दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर्स. तो जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट फ्रिजिडिटी जो हमारा है साइकोजेनिक इन नेचर का होता है. दैट रिजल्ट मोस्ट ऑफन आइदर ड्यू टू द सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और ट्रॉमेटिक सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग द अडल्टहुड. ओके, वो किसी भी काइंड ऑफ दिस टू ड्यू टू दिस टू काइंड ऑफ फैक्टर्स, सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड ट्रॉमेटिक सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग द अडल्टहुड. These are the two most important reason for our impotency in the female as a permanent result of the impotency. Okay, तो permanent impotency female में डेवलप होने के लिए दो ही ये अल्टीमेटली हमारे फैक्टर है. एंड ये मैनिफेस्टेड कैसे होगा? ये मैनिफेस्टेड होगा अ सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर. सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर मीन्स अ परसिस्टेंट रिकरेंट अवर्जन और अवॉइडेंस ऑफ ऑल जेनिटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद द सेक्सुअल पार्टनर्स. ओके, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फीमेल सेक्सुअल अराउज्ड डिसऑर्डर. Female sexual arousal disorder means lack of subjective sense of sexual excitement and pleasure in female during the sexual activity. अगर वो indulge हो भी जाती है during the sexual intercourse, definitely a kind of the subjective sense of sexual excitement and pleasure in female during the sexual activity that is you can say lack manner में रहेगा. तो lack of subjective sense of sexual excitement and pleasure in female during the sexual activity, this is nothing but our female sexual arousal disorder. तो किसी भी वे से वो अल्टीमेटली सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं होगी. तो सेक्सुअल अवर्जन डिसऑर्डर एंड फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर, दिस टू मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द परमानेंट फ्रिजिडिटी. जैसे मैंने आपको बताया सेक्सुअल अब्यूज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड ट्रॉमेटिक सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग द अडल्टहुड. ओके, टेम्पररी फ्रिजिडिटी को हम चेंज कर सकते हैं. इट अकर टेम्परली, ओके, ड्यू टू अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ रीजन. डिस्पेरेनिया हो सकता है, डिफिकल्टी एंड पेनफुल कॉइटस हो सकता है ड्यू टू अ काइंड ऑफ यू कैन से सर्वाइकल लीजन. उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से डिस्पेरेनिया हो रहा है, यानी कि पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है. ओके, पेनफुल कॉइटस हो रहा है. देन सेकेंड वन इज वजानिस्मस. वजानिस्मस मीन पेनफुल स्पैज्म ऑफ वजानल मसल एंड पेल्विक फ्लोर मसल. इसकी वजह से क्या होगा? देयर इज अ यू कैन से स्पासिसिटी ऑफ द मसल ऑफ द यू कैन से वजाना और यू कैन से पेल्विक फ्लोर मसल, एंड दैट्स वाई जो यू कैन से स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जो मसल होती है उसकी वजह से क्या होता है कि पेनिट्रेशन इम्पॉसिबल होता है. ओके, पिनाइल जो पेनिट्रेशन होने वाला है ना वजाना में, डेफिनेटली दैट इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द स्पासिसिटी ऑफ द मसल ऑफ द वजाना. तो दैट इज कॉल्ड द वजानिस्मस. तो वजानिस्मस मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ओके, प्राइमरी वेयर देयर इज नो ऑर्गेनिक लीजन, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे, तो प्राइमरी बोलेंगे. सेकेंडरी ड्यू टू द पेनफुल लोकल इन्फ्लेमेशन और लेजन और यू कैन से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये हो सकता है. टर्शरी में साइकोजेनिक ड्यू टू द फियर और यू कैन से अ काइंड ऑफ एंजाइटी की वजह से ये हमारा टर्शरी वजानिस्मस हो सकता है. तो वजानिस्मस और डिस्पेरोनिया अल्टीमेटली ये हमारे टेम्परेरी फ्रिजिडिटी के क्या है, ये रीज़न है. एंड इसको रिवर्स कर सकते हैं और अल्टीमेटली बाद में फीमेल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज, इसको हम वो ऑटोमेटिकली वो इंडल्ज हो जाएगी, लेकिन परमानेंट फ्रिजिडिटी में वो इंडल्ज नहीं होती है. ओके, अगर इंडल्ज हो भी जाएगी तो देयर इज अ लैक ऑफ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड प्लेजर इन फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी. ओके, दैट इज कॉल्ड द फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर. ओके, देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस अगर मैं फ्रिजिडिटी का बताऊं तो इफ वुमेन इज प्रिवेंटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर मैरिज, तो डेफिनेटली मैन कैन यू कैन से क्लेम फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट कि वुमेन इज प्रिवेंटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर मैरिज. ओके, एंड अल्टीमेटली सच अ वुमेन और मैरिज, दैट काइंड ऑफ मैरिज कैन बी डिक्लेयर एज अ null and void by a court. So if a woman is preventing sexual intercourse by after marriage with a kind of man, definitely this prevention it from a sexual union or consumption, such a woman or you can say such a marriage can be claimed by our kind of you can say man, that is a unquote जो ये legally भी है कि ये null and void हो जाएगा. If frigidity after marriage, that can be male can ground for divorce also. Okay, and ultimately इसके जो भी बहुत सारे और भी reasons हैं, लेकिन उसको हम